तो मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लेकर आपके साथ है। जैसा कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति और पुनर्जागरण या नवजागरण का वीडियो आपके सामने आ चुका है। अब आधुनिक भारत की शुरुआत होती है भारतेंदु युग से। समय सीमा की बात कर लेते हैं। समय सीमा 1850 जो कि भारतेंदु का जन्म दिवस है और उनकी मृत्यु 1885 में हुई। मात्र 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन आधुनिक काल के इस युग की जो समय सीमा है वो 1900 तक की मानी जाती है। आइए बात कर लेते हैं अब इसमें क्या क्या चीज़ हुई। आधुनिक काल का आरंभ जैसे मैं बता चुकी हूँ भारतेंदु युग से हुआ। भारतेंदु अपने युग के प्रमुख साहित्यकार, बहुआयामी साहित्य के आधार पर इस युग का नाम उनके नाम पर रखा गया। भारतेंदु युगीन काव्य रचनाओं का जो फलक है वो अत्यंत विस्तृत था। इस युग की गद्य साहित्य का अनूठा विकास हुआ। गद्य का प्रारंभ या प्रादुर्भाव मुख्यतः इसी युग की देन है। गद्य की विविध विधाएं भी भारतेंदु युग में ही अपने अनूठे और प्रेरक रूप में विकसित हुई। इस काल की रचनाएं एक तरफ मध्ययुगीन रीति तथा भक्ति की प्रवृत्तियों के बीच से खड़ी दिखाई देती हैं, दूसरी ओर समकालीन परिवेश के लिए अनूठी जागरूकता फैलाती हैं। इस काल के कवि समकालीन परिस्थितियों का मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्र अंकित करने में सफल रहे हैं। भारतेंदु युग की विशेषताओं की बात इस प्रकार से है, यानी विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आप प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो राष्ट्रीयता है। भारतेंदु युग की राजनीति में देशभक्ति की भावना जो है वो प्रबल रूप से फैली हुई थी। यह धारा प्रबल रूप से दिखाई देती है। ऐसी भावधारा इस काल के काव्य में हमें दिखाई देती है। विदेशी शासन के प्रति रोष और प्राचीन भारतीय आदर्शों पर गर्व विभिन्न कवियों में दिखाई देता है। भारतेंदु की प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार है। अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पे धन विदेशी चली जात यह अति खारी। इस काल के कवियों में भारतीय राजनीति, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भावनाओं में अनुकूल उत्कर्ष देखना चाहते थे। अतीत के प्रेरक प्रसंगों को प्रस्तुत कर कवि नवयुवकों में नव भाव का संचार करना चाहते थे। भारतेंदु प्रेम धन, मैथिली शरण गुप्त इत्यादि ने भक्ति की प्रबल भावना की अभिव्यक्ति अपने काव्य के माध्यम से की है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सामाजिक चेतना। रीतिकालीन, जो बार बार मैं क्लासेज में बताती रहती हूँ, रीतिकालीन जो काव्य है वो सुर, सुरा और सुंदरी का सुर यानी संगीत, सुरा राक्षसी प्रवृत्तियाँ, विलासी प्रवृत्तियाँ और सुंदरी यानी नक्सिक सौंदर्य का मात्र मनुष्य नहीं माना गया था। नारी को उसके अंग प्रत्यंगों से उसकी पहचान की जाती थी। यानी इस प्रकार से हम इस युग को तीन मुख्य विशेषताएं, जो श्रृंगारिक प्रवृत्ति है उसको तो ये सीमित हो गया था, लेकिन भारतेंदु युग में इन सभी के प्रति रोष उत्पन्न हुआ। समाज की विभिन्न समस्याओं पर बात करनी शुरू हुई, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य था। नारी शिक्षा, अस्पृश्यता, विधवा विवाह का मार्मिक चित्रण भारतेंदु युग की कविताओं में देखने को मिलता है। इस काल की कविता एक तरफ मध्यम वर्गीय समाज की विषमताओं को रूपायित करती हैं, दूसरी तरफ समाज की रूढ़ियाँ, अंधविश्वासों का मुखर रूप से विरोध करती नजर आती हैं। इस काल का कवि ब्रह्म समाज और आर्य समाज की नवीन चेतनाओं को उभारता है। सुधारवादी दृष्टिकोण इस काल की कविताओं की प्रमुख प्रवृत्ति है। भारतेंदु युग ने अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा नामक नाटक से भारत की जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक दृष्टिकोण था, उसको
उसके अंधेरेपन को, उसके संकीर्ण विचारों का खुल करके विरोध उन्होंने किया है। जैसे प्रमुख पंक्तियाँ इसमें दी गई हैं। बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। छोटी छोटी पंक्तियाँ लेकिन बहुत ही व्यंग्यपूर्ण पंक्तियाँ उन्होंने लिखी हैं। इस काल में भारतीय समाज और स्वदेशी वस्तुओं के प्रेरक अनुराग भी दिखाई देते हैं। सामाजिक विषमताओं और निर्धनताओं को देख करके कवि का हृदय चित्कार कर उठता है। वहाँ जनजीवन में स्थिर विचारों को, अकाल और महंगाई में पिसते हुए मध्यम वर्ग को देखकर उनकी वाणी करुण भाव में भीग उठती है। रोहू सब मिली आऊ भारत भाई, हा 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 भारत दुर्दशा न देखी जाई। 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, एक देशभक्ति और दूसरा हमने राष्ट्रीयता की भावना या सामाजिक चेतना, हम इसको कह सकते हैं सामाजिक चेतना। दूसरा पॉइंट भक्ति भावना। भारतेंदु युग की भक्ति भावना सीमित और सामान्य रूप की हमारे सामने आई है। इसका समय के काव्य में भक्ति काल की रचनाओं में बहुत भिन्न थी। ऐसी रचनाओं में भक्ति और देश प्रेम का एक धरातल सा हमें दिखाई देता है, संवेदना का प्रबल रूप दिखाई देता है। इस काल की कविता में निर्गुण, वैष्णव, स्वदेश, अनुराग समन्वित 3 धाराएं शामिल हुई। भक्ति भावना में उपदेशात्मक रूप रहा। भक्ति में माधुर्य गुण के साथ साथ रीति पद्धति भी उभर कर सामने आई। यत्र तत्र राम और कृष्ण पर आधारित रचनाएं भी देखने को मिली हैं। कह सकते हैं हम ज़्यादा इस प्रकार यह नहीं हुआ है। सांझ सवेरे पंछी सब क्या करते हैं, कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन चार बसेरा है। श्रृंगारिक भावना में देखिए, सुखद सेज सोवत रघुनंदन, जनक लाली संग कोरे, प्रियतम अंग लगी महारानी, सापित सुनी खग सोरे। राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य अधिक विस्तृत रूप दिखाई देता है। यत्र तत्र उर्दू शैली का भी इसमें प्रयोग है। ईश्वर भक्ति और देशभक्ति का अनुपम समन्वय इसमें देखने को मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियाँ आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। हम आरत भारतवासिनी पे सब दीन दयाल दया करिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है श्रृंगारिकता। भारतेंदु काल में रस की काव्य को आत्मा माना गया था और श्रृंगार रस के विभिन्न रंग सर्वत्र उपलब्ध थे। कृष्ण भक्त जो थे उनमें तो सौंदर्य और श्रृंगार का बहुत ही गहन रूप से, इसको विस्तृत रूप से चर्चित रहा है। इस काल में श्रृंगार भावना का संक्षिप्त नक्सिक वर्णन था। छठ ऋतु वर्णन, नायिका भेद के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी की संवेदनाओं को भी अभिव्यक्त किया है, जिससे प्रेमचंद की भारतेंदु की प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम फुलवारी में भक्ति और श्रृंगार दोनों भावों का समावेश हमें देखने को मिलता है। पंक्तियाँ आप देख सकते हो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जन जीवन चित्रण। अब तक का जो साहित्य था वो दरबार में रचा बसा जाता था, दरबारी संस्कृति को ही वो दिखाता था, आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो जैसे ही रीतिकाल के दरबारी संस्कृति से साहित्य निकला तो जन सामान्य का चित्रण इसमें होना शुरू हुआ। जन सामान्य को केंद्र में रखकर उनकी समस्याओं का विशद और विस्तृत चित्रण इस युग में किया जाने लगा। इस युग में प्रत्येक कवि रूढ़ियों, कुरीतियों, अत्याचार को समाप्त करने के लिए प्रेरक स्वर में दिखाई देता है। रीतिकाल में राजा को प्रसन्न करने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया था। ये वह स्वस्थ समाज और प्रसन्न मनुष्य को देखने की इच्छा करता था। यही कारण है कि इस युग में युगीन यथार्थ तथा प्राचीन संस्कृति के अनुपम गौरव को भी महत्व दिया गया है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रकृति चित्रण। इन पॉइंटों को पहले आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं ताकि आपका प्रश्न जो है थोड़ा सा प्रभावपूर्ण बन सके। और आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहूँगी, अगर आपको कोटेशन याद हो जाएं, जो भी
चाहे वो छोटी बेशक से हो तो वो भी प्रभाव उत्पन्न करती हैं। भारतेंदु युग में प्रकृति चित्रण का भी प्रकृति के स्वतंत्र प्रेरक चित्रण का अभाव हमें दिखाई देता है। प्रकृति सौंदर्य का स्वच्छंद रूप हमें मिलता है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की मनोदशा का भी चित्रण इसमें किया जाता है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों के चित्रण से इस काल के कवि ने सराहनीय प्रयोग किए हैं। प्रकृति का हरा भरा रूप, उसका वीरान रूप, उत्प्रेरक रूप सभी कविता के विषय वस्तु के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। प्रकृति का बिंबात्मक और चित्रात्मक रूप भी अवलोकनीय है। काव्य रूपों की बात करें, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, तो काव्य रूपों में सभी रचनाओं में मुक्त काव्य पर आधारित थी। प्रबंध काव्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हरिनाथ पाठक ने श्री ललित रामायण, प्रेमधन की जीर्ण जनपद कुछ प्रबंधात्मक रचनाएं हैं, यानी अपवाद स्वरूपी हैं, थोड़ी सी हैं बिल्कुल। इस काल में अधिकांश कवियों ने लोक संगीत और विनोद से संबंधित रचनाओं में मुक्तक को ही अपने काव्य का रूप बनाया। भारतेंदु जैसे कुछ कवियों में भी यह देखने को मिली। हिंदी के साथ साथ उर्दू का प्रभाव भी इस समय की रचनाओं में हमें देखने को मिला है। काव्य का परंपरागत मुक्तकों में नवीन प्रयोग इस समय में किए गए हैं। काव्य के साथ गद्य की समीक्षा, उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी और प्रसंगों की विविध सुंदरता भी इसमें देखने को हमें मिलती है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, भाषाई चेतना। भारतेंदु युग में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति प्रबल प्रेम देखने को मिला है और कवि सहज, सुगम और उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे। भारतेंदु की भाषा की बात करें तो उर्दू ही नहीं, अनेक क्षेत्रों की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। सरलता और सहजता के साथ भाव का जो भाषा का प्रभाव उत्पादन इस समय की भाषा में हमें देखने को मिलता है। लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भी इसमें विशेषकर प्रयोग किया गया है। विभिन्न अलंकारों का प्रयोग विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। सभी रसों का परिपाक हमें इस समय की कविता में देखने को मिलता है। जैसे बहुत ही हिंदी के प्रति अनुपम अनुराग रखने वाली और आज भी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हमारे सामने हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक उसूल। भारतेंदु की यह विशद चिंतन के पश्चात स्पष्ट कहा जा सकता है कि नवजागरण का यह समय था जिसमें राष्ट्रीयता, सामाजिकता और भाषाई प्रेम हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुछ एक इसके कवियों के नाम बता देती हूँ। ये कवि कौन कौन से थे और इनकी हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ कवियों के नाम दिखाती हूँ। सबसे पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसके समय सीमा मैंने बताई दी थी आपको, 1850 से 1885। दूसरे कवि की तरफ लेके चलती हूँ। इनका पूरा का पूरा कृतित्व यहाँ दिया गया है, वो किसी हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरे कवि का नाम आपको बताती हूँ, पंडित बालकृष्ण भट्ट, और इनका समय है 1844 से 1914। अब कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 में जन्म हुआ। सभी भारतेंदु को सबसे आगे अगर क्रम पूछा जाए तो जन्म दिवस के अनुसार पंडित बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो इनसे बड़े थे। हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। बनारस अखबार जैसी रचनाओं में, नूतन ब्रह्मचारी जैसी रचनाएं उन्होंने की थी। अगले कवि जो हैं वो उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ नारायण प्रेमधन जी हैं। उनका जन्म 1855 में हुआ और जो उनकी प्रसिद्ध रचना है वो भारत सौभाग्य है। अगले कवि की तरफ चलते हैं, पंडित लाला श्रीनिवास दास, नाटककार और उपन्यासकार रहे हैं। संसार को ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुषों में महान उनका जो जन्म है वो 1951 में और मृत्यु 1886 में हुई है। जो पहला हम कह सकते हैं दुखांत नाटक
अगर किसी ने लिखा है तो वो लाला श्रीनिवासन दास है। व्यवहारिक साहित्यकार हमें दिखाई देते हैं। अगले जो है राम कुमार ठाकुर यानी जगमोहन सिंह। 1857 में इनका जन्म हुआ है और 99 में मृत्यु हुई है। प्रेम संपत्ति, लता, श्याम लता और श्यामा सरोजनी देवयानी इनकी रचनाएं रही हैं। अंबिका दास व्यास जो कि दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र थे, 1858 में और 1900 में इनका निधन हुआ है। संस्कृत और उर्दू दोनों के बहुत अच्छे विद्वान। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जिनका जन्म 1850 में हुआ, उनकी कृति संरक्षण का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंडित भीमसेन शर्मा जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के दाएं हाथ माने जाते हैं और हिंदी के अंदर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। बाबू कृतिका प्रसाद खत्री जो कि अच्छा पत्र कोलकाता से निकालते थे और उनकी जो प्रसिद्धि का कारण है हिंदी दीप्ति प्रकाश है। इसके अलावा दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र, बाबू जगन्नाथ खन्ना इत्यादि इस कमेटी में उनकी में शामिल थे। श्रीनिवासन दास जिनका उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसको हिंदी का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है। राधा कृष्ण दास जो कि हरिश्चंद्र भाई के फुफेरे भाई थे, उनका जन्म 1865 में हुआ, पर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। इसके अलावा बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसे व्यक्तियों ने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना इस समय पे की। यह भी भारतेंदु युग की बहुत ही बड़ी देन थी। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जिन्होंने हिंदी को अदालत की भाषा बनवाने में भरसक प्रयास करे। काशी नागरिक प्रचारणी सभा जो इस समय की महत्वपूर्ण देन अब इस समय के अंत की और द्विवेदी युग के समय की। नवनीत चतुर्वेदी जी। इसके बाद द्विवेदी युग शुरू होता है। निष्कर्ष स्वरूप हम सभी 8-10 पॉइंट जो हमने डिस्कस करे उन्हीं को भारतेंदु युग, जैसा कि आपको पता है, भारतेंदु के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत सारी रचनाएं देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक दशा, नारी दशा, प्राकृतिक चित्रण, श्रृंगारिकता का प्रभाव, इस प्रकार के पॉइंट आप डाल करके इस समय की विशेषताओं को दिखा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके काम का होगा, आपको एक आइडिया लग पाया होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपने करना है। धन्यवाद।